मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। मुंबई हमले पर पाकिस्तान ने जो चार्जशीट तैयार की है उसमें से हाफिज सईद का नाम गायब है। आज तक के सहयोगी अखबार मेल टुडे ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। चार्जशीट में लश्कर तैयबा के संस्थापक और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद का नाम तक नहीं है, जबकि भारत की जांच एजेंसियों ने हाफिज सईद को हमले का मास्टरमाइंड बताया है। पाकिस्तानी चार्जशीट में लश्कर के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को हमले का मास्टरमाइंड माना गया। लखवी ने दूसरे आतंकवादियों के साथ मिलकर कराची और थट्टा में ट्रेनिंग कैंप बनाए, जहां अजमल कसाब को भी ट्रेनिंग मिली। पाक चार्जशीट में कहा गया है कि ज़मीन अहमद और यूनुस अंजुम ने मुंबई हमले की फंडिंग के लिए 39,40,000 रुपए बैंक से निकाले। मसर इकबाल और अब्दुल वाजिद VOIP कनेक्शन से मुंबई हमलावरों को निर्देश दे रहे थे, जबकि भारतीय चार्जशीट में कहा गया है कि सईद ज़बीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू हमजा उर्फ अबू जुंदाल कराची से मुंबई हमलावरों को निर्देश दे रहा था। भारत की चार्जशीट में सईद के साथ लश्कर तैयबा के आतंकवादी डेविड हेडली और पाकिस्तानी सेना के 2 अफसर मेजर इकबाल और मेजर समीर अली को हमले का मास्टरमाइंड बताया गया। 11,280 पेज की चार्जशीट में 2 भारतीय नागरिक फहीम अंसारी और सबाहुद्दीन अहमद को भी आरोपी बनाया गया है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से यह साफ हो गया है कि वो हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। भारत ने मुंबई हमले के सारे सबूत पाकिस्तान सरकार को दिए। मुंबई हमले की जांच के लिए पाकिस्तान से एक दल भारत भी आ चुका है। बावजूद इसके वो 166 बेगुनाहों की मौत के मास्टरमाइंड को सजा देने की बात तो दूर, उस पर मुकदमा भी चलाने को तैयार नहीं। आज देश में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। करगिल विजय के आज 15 साल पूरे हो रहे हैं। करगिल में ग्राउंड जीरो पर विजय का जश्न मनाया जाएगा, जहां पर 15 साल पहले हमारे जवानों ने फतह हासिल की थी। दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर भी रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज एनसीपी की बैठक है। कांग्रेस से गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। एनसीपी इस बार विधानसभा में 144 सीटों की मांग कर रही है। उसकी दलील है कि लोकसभा चुनाव में उसने महाराष्ट्र में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, इसलिए इस बार उसे 288 में से 144 सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो गठबंधन टूट सकता है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अब फैसला एनसीपी को करना है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं। माणिकराव के अनुसार कांग्रेस ने एनसीपी के सामने अपनी बात रख दी है। फिलहाल सीटों को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की नेपाल यात्रा 3 अगस्त को शुरू होगी, जहां वो नेपाली संसद को संबोधित करेंगे। मोदी पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे। इससे पहले 1997 में इंद्र कुमार गुजराल बतौर प्रधानमंत्री नेपाल गए थे। भले ही मोदी कांग्रेस को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में उनके मुंह से तारीफें ही निकलती हैं। राष्ट्रपति के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मोदी ने प्रणब दा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2 महीने के छोटे समय में प्रणब मुखर्जी से काफी कुछ सीखने को मिला। देश उनके मार्गदर्शन में नई दिशा हासिल करेगा। राष्ट्रपति जी के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आपके मार्गदर्शन में देश को नई दिशा मिली है, नई प्रेरणा मिली है। एक परिवार के मुखिया की तरह मुझ जैसे एक नए व्यक्ति को हर पल आपका मार्गदर्शन मिला है और आपके कार्यकाल में भविष्य में भी देश बहुत ही प्रगति करेगा, विश्व में सम्मान प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कांग्रेस लोकसभा में नेता विपक्ष का पद हासिल करने के हकदार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अटॉर्नी जनरल से राय मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जब राजीव गांधी और नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान कोई नेता विपक्ष नहीं था।
मोदी सरकार के रुख से अब कांग्रेस ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस न ही नेता विपक्ष पद की मांग करेगी और न ही इस पद के लिए अदालत की शरण लेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस चाहती है कि लोकपाल, सीवीसी जैसे बड़े पदों की नियुक्ति में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। सीएजी ने गुजरात सरकार पर एस्सार पावर कंपनी को फायदा पहुंचाने पर आड़े हाथों लिया है। सीएजी के अनुसार गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने एस्सार पावर को 587 करोड़ का फायदा पहुंचाया। सीएजी की रिपोर्ट गुजरात विधानसभा में रखी गई थी। लोकसभा में हार के बाद उपचुनाव में कांग्रेस ने वापसी की है। उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 20,000 वोटों से धारचूला सीट जीती। डोईवाला और सोमेश्वर सीटों पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है। बलात्कार जैसे संगीन अपराध करने वाले नाबालिगों के खिलाफ नकेल कसी जाएगी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है कि रेप के आरोपी 16 साल के नाबालिग पर बालिगों की तरह मुकदमा चलाया जाए। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। इस तरह के कानून की मांग लंबे समय से की जा रही है। कानून मंत्रालय प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे चुका है। नेसवाडिया और प्रीति जिंटा के झगड़े में पुलिस ने एक गवाह का बयान दर्ज किया। सावन दारू नाम के गवाह का नाम नेसवाडिया ने पुलिस को दिया था। सावन ने पुलिस को बताया कि मैच वाले दिन प्रीति जिंटा ने आगे की सीटों पर कब्जा जमा रखा था। प्रीति हर मैच में ऐसा ही करती थी। उस दिन नेस अपनी मां के साथ मैच देखने आए थे। सीट के लिए उन्हें 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। नेस ने प्रीति से बात की और चले गए। उनके जाने के बाद प्रीति ने नेस को अपशब्द कहे थे। यूपी के गोंडा जिले में 12 साल की नाबालिग रेप का शिकार हुई है। गोंडा के नवाबगंज थाने में रहने वाली पीड़ित को गांव के ही युवक ने शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुड़गांव में एक कार में पुलिस को युवक की लाश मिली। युवक की कार में खून ही खून बिखरा हुआ था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। दिल्ली में दहेज के लिए एक महिला को जलाकर मार दिया गया, लेकिन मरने से पहले महिला ने मोबाइल पर अपना बयान रिकॉर्ड किया है, जिसमें उसने बताया है कि किस तरह जलाकर उसकी हत्या की गई। आरोप है कि महिला को उसके पति, सास, ससुर और 2 रिश्तेदारों ने मिलकर जलाया। महिला के 10 और 12 साल के 2 बच्चे हैं। दिल्ली पुलिस ने कच्चा बनियान गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने हफ्ते भर पहले एक महिला और उसकी बेटी पर हमला किया था, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। गिरफ्तार लोगों ने खुलासा किया है कि उन्होंने दिल्ली में 4 वारदातें की हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लोकायुक्त ने एक कृषि विकास अधिकारी के यहां से 40 लाख की बेनामी संपत्ति बरामद की है। इंदौर और ग्वालियर की संयुक्त टीम ने अधिकारी के घर छापा मारकर 2.5 लाख नकदी और कई संपत्तियों के कागजात बरामद किए हैं। गाजियाबाद में एक पुलिस ने एक पूर्व फौजी समेत 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से $1000, 1 लाख नगद, 3 लैपटॉप, महंगी घड़ियां और गहने बरामद किए गए हैं। पूछताछ में गैंग ने दिल्ली एनसीआर में दर्जन भर से ज्यादा वारदात करने की बात कबूली है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक नव विवाहिता की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पिछले महीने ही मृतक की शादी हुई थी। सावन महीने के लिए वो पति के साथ मायके आई थी। सुबह उसकी लाश खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने भीड़ में खड़े 2 युवकों को जमकर धुना। परिजनों को शक था कि इन्हीं दोनों युवकों ने हत्या की। दोनों को बचाने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कानपुर में एक टेम्पो चालक ने अवैध वसूली का विरोध किया तो गुंडों ने उसे सरेआम जमकर पीटा। जिस जगह मारपीट हो रही थी उससे पुलिस चौकी महज चंद कदम की दूरी पर थी। पुलिस पहुंची तो पुलिस ने भी पीड़ित पर लाठियां बरसाई। पूछने पर इंस्पेक्टर ने कहा कि ड्राइवर नशे में हंगामा कर रहा था। उसने पुलिस वालों से भी बदतमीजी की। कोलकाता में बेरहमी से 3.5 साल के छात्र की पिटाई करने वाली महिला टीचर गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस आज महिला को अदालत में पेश करेगी। पुलिस महिला टीचर की पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। 2 महीने पहले बच्चे की पिटाई का जो वीडियो आया था उससे देश के सभी अभिभावक दंग रह गए थे। दिल्ली के नरेला में 3 साल के मासूम को पीटने के आरोप में महिला टीचर को गिरफ्तार किया गया है। टीचर की पिटाई से बच्चा बेहोश हो गया था। बच्चे के शरीर पर चप्पल और डंडे से पिटाई के निशान हैं।
गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे रैकेट को पकड़ा है जो बच्चों का अपहरण करके उनसे भीख मंगवाने का काम करता था। बदमाशों ने कविनगर इलाके से 2 मासूम बच्चियों का अपहरण किया था। पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार कर दोनों बच्चियों को छुड़ा लिया। पूछताछ में पता चला कि इन्होंने दिल्ली में एक बच्चे का सौदा 2 लाख रुपए में कर रखा था। पुलिस गैंग के सरगना की तलाश कर रही है। सूरत में बहुमंजिला टेक्सटाइल बिल्डिंग में आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लगने से वहां रखे कपड़े जलकर खाक हो गए। दिल्ली के ज्योतिनगर थाने पर मृतक छात्रा के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। 13 जुलाई को गायब हुई छात्रा के अपहरण की शिकायत परिजनों ने कराई थी। 19 जुलाई को छात्रा की लाश मिली। परिजनों का आरोप है कि जब भी वो थाने जाते थे तो उनसे कहा जाता था कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। जिन पड़ोसियों पर उन्होंने शक जताया था, उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं तो उनकी लड़की मरने से बच जाती। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। थाना नई मंडी में बालियान बिल्डिंग मटेरियल के मालिक जब आज सुबह कंपाउंड में आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। अनहोनी की आशंका में उन्होंने पुलिस बुला ली। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर चौकीदार और उसके भाई की लाश मिली। पुलिस हत्यारों का पता लगा रही है। झारखंड में नक्सली जबरन बच्चों का अपहरण कर उन्हें नक्सली बना रहे हैं। 30 से 40 बच्चों को नक्सली अपने साथ ले जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। विरोध करने पर परिजनों की हत्या से भी नहीं चूक रहे हैं। गुमला में 5 अभिभावकों की हत्या कर लाश को जलाने का मामला सामने आया है। अगवा किए गए बच्चों की उम्र 14 से 18 साल है। तमिलनाडु के होशूर में धारदार हथियारों के साथ एक युवक पकड़ा गया है। उस पर अस्पताल के एक फार्मासिस्ट पर हमला करने का आरोप है। आरोपी पहले उसी अस्पताल में काम करता था, जिसे बाद में निकाल दिया गया था।